तो यार रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 जैसे जैसे अपने अंत से मिलने जा रहा है वैसे वैसे ही कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम की हदूद तक आकर मुझसे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप लोग मुझसे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की मांगा की पुकार लगा रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पर, और यहाँ तक कुछ लोग कमेंट्स में भी बोल रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 3 अपने अंत को जरूर मिलेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मुझे एक बात कंफर्म करके बता देना कि मुझे इसके आगे का मांगा शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी थॉट्स मुझे बता सकते हो। वेल एनीवे, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बोनिल्डा जैसे किंग लियोनाइडस को यहाँ पर गॉड अपोलो के बारे में बताती है। उसका दिमाग अपने गुस्से से ही पागल होने लगता है। वो इसी गुस्से से अपने शब्दों का चुनाव करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। वो बताता है कि इस दुनिया में 3 काम करना मुझे इंतहाई ज्यादा पसंद है। मजे से लेट कर किताब पढ़ना, अपनी स्पार्टन चीज के साथ दारू का तड़का लगाना, और जो तीसरी चीज है, इस अपोलो गॉड को उसकी औकात याद दिलवाना। वो बहादुरी के साथ अपनी शर्ट को उछालता है और हवा उससे अंदर ही झूम लेती है। फिर वो कहता है कि मैं उसे डिफीट करूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने स्पार्टन्स के लिए। एक तरफ वो अपना माइंड बनाता ही है अपोलो की खिलाफ वर्जी करने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर गैरोलिल प्रकट हो जाती है। वो लियोनाइडस से कहती है कि मिलेगा गैरोलिस से, ये तुम्हारे साथ बैटल में कदम मिलाएगी। लेकिन किंग लियोनाइडस उसके साथ मर्ज करने से इनकार करता है। वो कहता है कि बैटल के दौरान एक लेवल का ट्रस्ट चाहिए होता है जो कि मैं हर किसी पर नहीं करता, तो मुझे पसंद नहीं आया। ये सुनते सारे गैरोलिस उस पर अपनी नाइफ फेंकती है जो कि किंग लियोनाइडस आसानी से रोक देता है। तो गैरोलिस हवा में छलांग लगाते हुए अपने सर से उसके सर पर वार करती है और बदले में वो खुद को ही पीछे धकेला हुआ पाती। वो कहती है कि गजब किस्म का सर है। उसकी हिम्मत देखकर लियोनाइडस के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो इस मुस्कान का सहारा लेते हुए आगे कहता, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि तुम बैटल में मेरे किसी काम की आ सकती हो? गैरोलिस बताती, काम को छोड़ो, जब तुम मेरी टेक्निक के बारे में जानोगे तो तभी तो तुम्हें यकीन आएगा, तभी तो तुम मेरी मांग करोगे। किंग लियोनाइडस बताता है जो करना है करो। ये उसके कहने की देर होती है। दोनों एक साथ एक दूसरे के खिलाफ टूट पड़ते हैं और करीब आते वो वोलेंडर चिल्लाते हैं और इसके दम पर दोनों मर्ज हो जाते हैं। और बस अगले ही पल में दोस्तों तुम सबका स्वागत है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बैटल 9 में। हेमडाल अपना जिस्म का जर्रे जर्रे का दम लगाते हुए अपने सूर के थ्रू कहता है, आज एक बार फिर से गॉड्स और ह्यूमन ने अपने आप को बराबर मकाम पे पाया। तो गॉड्स हो या फिर इंसान हो, तैयार हो जाओ, अपने धड़कते हुए दिलों को संभाल लो, क्योंकि आने वाला है वो चलती हुई कयामत। लगभग 1000 सालों ने लुपेट में लिया है स्पार्टन के लैंड और खुदाई जमीन को। हाँ दोस्तों, 1000 सालों से खुदाई जमीन और लैंड और स्पार्टन की आपस में जंग चल रही है। तो आज के दम से और आज के बाद से हम ना खत्म होने वाली जंग को आज खत्म होता हुआ पाएंगे। और जब सवाल पूछा जाता है कि सारी नेशंस के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन कौन सी है, ये उसके कहने की ही देर होती है। हम देख पाते किंग लियोनाइडस को जो कि अपने एंट्रेंस के साए तले चल कर आ रहा होता है अपने धीरे धीरे कदमों के साथ। हेमडाल आगे कहता, तो जब सवाल उठाया जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। वो ये कहता, तो दूसरी तरफ स्पार्टन्स अपने स्पीयर को उछालते हुए कहते, वो कोई और नहीं बल्कि हम स्पार्टन्स हैं। हेमडाल उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे कंटिन्यू करता है। स्पार्टन्स ने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ किया, अपनी हर एक सांस को एक ही नाम दिया, और वो थी उनकी कमर तोड़ ट्रेनिंग। वो पैदा हुए, वो बढ़े, सब एक ही मकसद के लिए, ताकि वो लड़े और बैटलफील्ड के अंदर ही समा जाए और वहीं पर उनकी मौत हो जाए। क्या वो जीत पाने के लिए लड़ते हैं? नहीं। क्या वो ग्लोरी के लिए लड़ते हैं? नहीं। तो फिर आखिर वो किसके लिए लड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लड़ते हैं क्योंकि वो उनकी किस्मत में लिखा है। वो लड़ने का वक्त है
क्योंकि अगर हम बैटल ऑफ थर्मोप्लाई 480 बीसी में अपनी नजरें दौड़ाए तो हमने स्पार्टन्स को 300 पाया एक दीवार के किनारे पर, जहां पर उनका मुकाबला था 3 लाख पर्शियन सोल्जर से। अगर उनकी जगह कोई और नेशन होती तो शायद से उनका डर ही उनका दम को तोड़ देता। इतिहास गवाह है इस बात का, बच्चा बच्चा गवाह है इस बात का, उन्हें मालूम था। खुदा गवाह है इस बात का, उन्हें मालूम था। ये सरजमीन गवाह है, उन्हें ये बात मालूम थी कि वो इस बैटल में मारे जाएंगे, पर फिर भी वो ना डरे, वो ना पीछे हटे। उन्होंने अपनी तलवारों को बुलंद किया और आखिर में वो वहीं पर मारे गए। यही है स्पार्टन्स और ये है इनका किंग लियोनाइडस, एक ऐसा शख्स जो कि ना ही किसी इंसान के आगे झुकता है और ना ही किसी गॉड्स के आगे झुकता है। और अब सामने से आ रही है वो चमक, ये उसके कहते ही हम देख पाते हैं। इवन की सूरज की रोशनी भी उसके आगे अपने कदमों को ठेक देती है। उसकी चमक दमक देखकर हर गॉड्स खुशी से झूम उठता है कि फाइनली अब अपोलो की बारी है। वो गॉड्स की तरफ से ये है वो गॉड जिससे सब गॉड भी पूजते हैं। आखिर दूसरे गॉड इससे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या इसकी वजह इसने अपने बो और एरो के दम पे उस लेविथेन की जान ली थी, या फिर उसकी वजह कि ये काफी खूबसूरत मेलोडी को बनाना जानता है? नहीं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका चमकता हुआ चेहरा, उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत है। उसको देखते सारे वलहला की तो हूरे उस पर मर मिटती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे नरेट करने के स्टाइल से वाकई में इतना ही प्यार है जितना कि आप कमेंट्स में बढ़ बढ़ के इस बात की गवाही देते हो, तो यार मेरा एक छोटा सा काम ही कर दो। एलिफेंट नाइट नामी एनिमे की एपिसोड 1 को मैंने एक्सप्लेन किया, इसके कमेंट को मैंने नीचे पिन किया होगा, प्लीज यार जाकर देख लो। अगर तुम लोग वाकई में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए देखने आते हो क्योंकि उसमें मेरी आवाज है, तो इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि एलिफेंट नाइट में भी मेरी ही आवाज है। तो यार जाकर देख लो, एपिसोड 1 का लिंक नीचे दिया हुआ यार। उस वीडियो पे जितना ज्यादा हाइप कर सकते हो कर दो। तो चलो अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे हेमडाल फाइट का इशारा देने ही लगता है, तो उससे पहले हमारा किंग लियोनाइडस सिगार की एक कश लगाते हुए अपनी जानलेवा ताकत के दम पर अपोलो पर टूट पड़ता है। धूल मिट्टी जैसे जैसे रिंग में फैल जाती है। हर कोई उस डस्ट के सेटल होने का इंतजार कर रहा होता है कि भाई क्या हुआ। गोल परेशानी से पूछती है, क्या उसने फाइट कहने से पहले ही हमला कर दिया? बुनिल्डा कहती है, नहीं, वो बस कहने ही वाला था फाइट, उसका मतलब फाइट ही था और वो टूट पड़ा। वहीं पर हम देख पाते हैं अपोलो ने आसानी से उसके वार को डॉज कर लिया था। अपोलो कहता है, तुम एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हो, वैसे गंदे इंसानों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसी के साथ किंग लियोनाइडस अपोलो पर टूट पड़ता है। वो अपने वारों को आजमाता है उसके खिलाफ। अपोलो उसके वारों को जुटलाते हुए कहता है, तुम मुझे कभी भी नहीं छू पाओगे। इसी के साथ उसके हाथ का कवच यहाँ पर अपोलो के कुछ बालों को ही उखाड़ देता है, जो देखकर उसकी वल्कैरी उसकी दाद देती है कि तुमने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। इन बहते हुए वारों के बाद किंग लियोनाइडस अपनी जबान का सहारा लेते हुए आगे कहता है, तुमने जो किया तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अपोलो हिरांगी जताते हुए आगे कहता, एक मिनट, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो किंग लियोनाइडस आगे कहता है, तुम गॉड्स अपनी भलाई से भी ज्यादा बढ़कर जीते हो कि तुम लोगों को भूल ही जाता है कि तुम लोगों ने क्या क्या उखाड़ दिया है। अपोलो कहता है, थोड़ा तमीज से अच्छा मैं गॉड हूँ, अगर तुम मुझे एड्रेस करना चाहते हो पहले अपने घुटनों को ठेक दो, इसके बाद ही मेरी पुकार लगा, वरना मेरी डिवाइन पनिशमेंट तुम पर बरस आएगी। लियोनाइडस उसकी ही बात को पकड़ते हुए कहता, एक बात तो तय है, तुम आज भी उतने ही ज्यादा घमंडी ए होल हो। मुझे तुम पहले भी पसंद नहीं थे, अभी भी पसंद नहीं हो, और तुम्हारे मर जाने के बाद भी तुम मुझे पसंद नहीं होगे। मैं तुमसे इस दुनिया के सारे ए होल से ज्यादा बढ़कर नफरत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें किंग लियोनाइडस के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। जब उस बच्चे ने किंग लियोनाइडस से मुखातिब होकर कहा तो उसकी पूरी जिंदगी ही रोशन हो गई। वो सबसे ज्यादा कूलेस्ट है, सच कहूँ तो पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है। जब उस बूढ़े शख्स ने अपनी जुबान को वक्फ किया सिर्फ और सिर्फ किंग लियोनाइडस के लिए, तो उसकी रगों में दोबारा से एक जवान खून बहने लगा। जब मैं उस शख्स पर अपनी नजरें ठहराता हूँ, उसको देख के मुझे अंदाजा हो जाता है
कि मैं कोनो खुदरों में नहीं जी सकता। मुझे पता चला मेरी इस झुकी हुई कमर में भी उसको देख के ही इतनी ताकत आ जाती है कि वो लोगों के भी बोझ को अपने कंधों पर उठा सकती है। जब उस सोल्जर ने अपनी जबान से किंग लियोनाइडस के लिए शब्दों का चुनाव किया तो उसने अपने जिस्म में जुनून और जज्बे को खून की तरह बहता हुआ पाया। सिर्फ उस पर कुछ लम्हे के लिए अपनी नजरों को ठहराओ भी तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बैटल नहीं है जो जीता नहीं जा सकता। हाँ, सब उसके एक्शंस ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने उसको फॉलो करने के लिए चुना। यहाँ तक वो मुझे मेरी मौत तक ले गया, पर उसमें मुझे बहुत फख्र हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हमें हिस्ट्री का नॉलेज दिया जाता है। जब किंग ज़िगज़िस अपने 3 लाख पर्शियन सोल्जर्स के साथ ग्रीस के लैंड तक जा पहुंचने वाला था, स्पार्टन्स की सरजमीन को कुचलने वाला था, तो उस दौरान स्पार्टन एल्डर की कौंसल किंग को भी लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग एक त्योहार बना रहे थे। वो लोग अपोलो डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उस दिन अपोलो खुद जमीन पर धरती पर आ उतरा था सिर्फ ये मैसेज देने की जंगों को खत्म करो। तो किंग जीसस उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ अपनी तलवार उठाने से इनकार कर रहे हैं। यंग काउंसलर को यहाँ पर चिंता होती है, ऐसे तो हम मारे जाएंगे, पर फिर भी वहाँ के एल्डर्स अपने बच्चों की कुर्बानी बलि देने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो अपोलो को पूजते हैं। यही सब कुछ वो सैनिक हैगिस भी देख रहा होता है। हैगिस यहाँ पर बोलता है, वैसे मैं कुछ करना तो चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं औरों से डिफरेंट दिखूं, तो मैंने अपनी खामोशी को खामोशी रहने दिया। मैंने अपनी आवाज के दम को तोड़ दिया। पर वो शख्स सबसे अलग था। वो हमारा किंग था। हम देख पाते वहीं पर किंग लियोनाइडस अपने लोगों के लिए स्टैंड लेता है। एक असली किंग होने के नाते वो यहाँ पर काउंसल्स वालों को जुटलाता है, ना कि सब काउंसिल वालों को, बल्कि अपोलो के स्टैचू को भी एक ही पंच मार के तोड़ देता है। ये कहते हुए, तुमने एक गॉड को कभी अपनी नजरों से देखा भी नहीं, तब भी उसके लंगर को चलाते हो। एक किंग होने के नाते उसने डिसाइड किया कि अगर ये बुज़दिल लोग खुद नहीं मैदान में जाते और ना ही मुझे आर्मी को ले जाने देते हैं, तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। यकीन करो, अगर एक फैसला मैं अकेली जात पर लेता हूँ तो उस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने में स्पार्टन के दौर में यहाँ पर ज्यादा पावर काउंसिल के पास होती थी, यहाँ तक किंग से भी ज्यादा। हाँ दोस्तों, किंग लियोनाइडस एक होते हुए पर्शियन की 3 लाख फोर्सेस का सामना करने के लिए अकेले निकल जाता है। उसका ये जुनून और जज्बा, उसकी बहादुरी 300 सोल्जर्स को यहाँ पर इंस्पायर्ड करती है, जो कि उसके साथ बहुत लॉयल थे। वो कांपती हुई हालत में उसे शील्ड देते हुए कहते हैं, प्लीज सर, हमें इजाजत दीजिएगा। हम जानते हैं हम मारे जाएंगे, पर अगर आपको फॉलो करते हुए हमारी मौत है, देन सो बी इट। आखिर इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा और हम मांग भी क्या सकते हैं। बाय द वे, आज मैंने गलती से 3 बार शंकु कर लिया है। ये बाल जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर ये मुंह पे आते हैं सामने तो मैं माफी चाहता हूँ। इसी तरह वो अपने जुनून और जज्बों को और अपने शोलों के साथ 3 लाख से बड़ी सीना पर आजाद बनकर टूट आते हैं। वो चाहे भले ही इस फाइट के अंदर एक वॉरियर की तरह मारे गए, फाइट को हारने के बावजूद भी वो फाइट पूरे तरीके से एक लेजेंड में बदल गए और वो इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट मानी जाती है, हमारी असल लाइफ में भी। तो अब जरूरी सवाल तो ये जन्म लेता है कि आखिर क्या किंग लियोनाइडस को इतना ज्यादा बैड एस बनाता है? तो उसका जवाब भी हमें उसी बैटल के अंदर देखने को मिलता है। बुरे तरीके से खून से लोलवान होने के बावजूद भी वो उनके किंग तक जा पहुंचा था, पर ये उससे ग्रेट नहीं बनाता। उससे ग्रेट बनाता है तो वो है उसकी कमर, उसकी बैक। वो गंदी किस्म की मसल से बड़ी हुई बैग देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वो पूरे तरीके से पावर हाउस है। इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। हैगिस की आंखों में आंसू भर आते हैं एक बार फिर से उसकी बैग को फाइटिंग के दौरान देखकर। और दोस्तों, वो कब से इस दिन के लिए तरफ रख रहा था। इसी तरह किंग लियोनाइडस उसे बताने लगता है, जो तुमने अपना गंदा रायता हर जगह फैला के गए थे, उसे आखिर में मैंने समेटा था। अपोलो इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। वो कहता है, मैंने तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की कि इन जंगों और इन दंगों को खत्म करो। अगर हर उड़ता तीर को तुम लोग अपने
नीचे लोगे तो जाहिर सी बात है मसले तो तुम लोगों के लिए ही खड़े होंगे। पर ये सुनकर किंग लियोनाइडस का दिमाग खराब हो जाता है और हम देख पाते हैं उसकी शील्ड अब पूरे तरीके से एक ऑफेंसिव वेपन में भी बदल जाती है। बुनिल्डा यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगती है ये जो उसने अपने हाथों में थाम रखा है ये सब एक शील्ड नहीं है बल्कि ये इसका एक डिवाइन ट्रेजर है। इसी तरह वो अपनी कम्बीरी को लॉन्च करता है जो कि काटते हुए अपोलो की ओर ही बढ़ने लगती है। बुनिल्डा यहाँ पर कहती भी है इसके डिवाइन वेपन का नाम है स्पीयर चार्जर। हम देख पाते हैं उसके स्पीयर चार्जर को भी अपोलो अपने हाथों के दम पर वहीं पर रोक देता है। पर कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ ये वार तो सब यहाँ पर शुरू है। हम देख पाते हैं वो उसकी चेन के थ्रू जैसे उसमें पावर चार्ज करता है तो वो यहाँ तक ना कि सब अपोलो जैसे को भी पीछे धकेलती है बल्कि यहाँ पर अपोलो का खून भी बहता है जो देख कर तो हीरो के दिल ही टूट जाते हैं। अपोलो एक तरफ जमीन पर उतरता ही है कि उसी पल बल में यहाँ तक हमारा किंग लियोनाइडस उस पर अपने स्पेयर चार्जर से दोबारा से टूट पड़ता है। अपोलो आसानी से उसके वार को डॉज करता है और अपनी एलिगेंसी सभी लड़कियों को दिखाने लगता है। यहाँ पर गोल कुछ तो नोटिस करती है वो अपनी आंखों के सामने देख पाती है अपोलो के हैंड से किसी किस्म के चमकते हुए दागे से निकल रहे हैं। बुनिल्डा बताती है दरअसल ये जो है इसे थ्रेड ऑफ आर्टेमिस कहते हैं और ये यहाँ पर अपोलो का डिवाइन ट्रेजर है। हमें पता चलता है कि वो अपने इसी डिवाइन ट्रेजर के दम पर थ्रेड से हेवनली लेयर में भी बदल सकता है जिससे वो खूबसूरत म्यूजिक को बजाता है। इवन के वो इन्हीं मामूली दागों के दम पर एक इतनी पावरफुल इतनी मजबूत शील्ड भी क्रिएट कर सकता है जो कि बड़े बड़े टाइटन्स की वार को भी रोकने का दम रखती है। ये भी ना काफी होता कि वो यहाँ तक उसके तीर कमान में भी बदल सकती है। एक ऐसी तीर कमान जो कि चाहे भले एक नाजुक दागे से बनी है लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े चट्टानों के आर पार जा सकती है। तो सुनने में एक दागा चाहे भले ही एक दागा ही लगता है लेकिन अपोलो के दागे को एक मामूली थ्रेड मत समझना। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यहाँ तक बुनिल्डा ही बता रही है। यहाँ तक बुनिल्डा आगे बताने लगती है चाहे भले ही दिखने से तो लगता है कि उसने किंग लियोनाइडस की आते हुए स्पेयर चार्जर को अपने हाथों से रोका था पर असल में अपोलो ने उसे अपने थ्रेट के दम पर वहीं पर झंझोड़ के रख दिया था। ये पूरी वॉलहला में पूरी हेवन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ट्रेजर में से एक है। ये भी ना काफी होता कि यहाँ तक बुनिल्डा की भी पसीने छूटने लगते हैं। इस डिवाइन ट्रेजर पे अपनी नजरें ठहराने के बाद अपोलो अपने डिवाइन ट्रेजर का जादू दिखाते हुए उन्हें एक बॉक्सिंग ग्लव्स में बदल देता है। किंग लियोनाइडस अपने स्पेयर चार्जर को बरसाना शुरू करता वो बरसाता जाता कि एक ही वक्त में एक होने के बावजूद भी वो इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं कि वो स्पेयर चार्जर हमें हजारों की तादाद में दिखने लगते हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ज्यादा है। असल में तो ये स्पीड के दम पर ही ज्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब अपोलो के लिए वो सिर्फ एक ही है। अपोलो बिल्कुल एक तितली की तरह बिल्कुल एक मछली की तरह उसके वार के बीच में से लहराने लगता है उसके वार के बीच में से तैरने लगता है। वो मारता गया वो बचता गया वो फिर से मारता तो वो फिर से बचता। स्पार्टन्स को भी अपनी आंखों पर यकीन ना होता। कह दो ये भी ना काफी है कह दो ये भी ना काबिले कबूल है कि ज़ूस भी इसकी दाद देते हुए कहने लगता है अपोलो सन गॉड जो कि जाना जाता है कि वो यहाँ पर बॉक्सिंग को भी प्रैक्टिस करता है इसलिए तो अपने गजब किस्म की फुटवर्क के दम पर वो यहाँ पर किंग लियोनाइडस के सारे वालों को जुटला रहा है उनको ऐसे ही रिजेक्ट कर रहा है जैसे कि तुम्हारी एक्स ने तुम्हें किया था। सॉरी थोड़ा सा पर्सनल चला गया था उम्मीद करता हूँ ये दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हरमीज जो कि सबसे ज्यादा काम होता है और वो कहता है तुमने एक चीज नोटिस की किंग लियोनाइडस ने अपोलो को वार्न किया कि चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी करो कभी भी स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना कभी भी स्पार्टन्स के सामने मत आना। और मजे की तो बात यह है कि अपोलो भी वही कर रहा है और यहाँ पर उसके ज्यादातर वारों को डॉज कर रहा है वो उसके सामने से उसे वार भी नहीं कर रहा। इनडायरेक्टली हरमीज ये कहना चाह रहा है कि अपोलो ने लियोनाइडस की एडवाइस को सीरियस लिया है वो उसके सामने आकर उससे लड़ने का दम नहीं रखता क्योंकि इसका एक ही मतलब है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसने अपनी मौत को आवाज दी। हम देख पाते हैं किंग लियोनाइडस जैसे जैसे अपने सिगारों की कश लगाई जा रहा होता है एक एक सिगार को खत्म करने के साथ साथ वैसे वैसे भी उसका वार पहले से ज्यादा स्पीड को पकड़ता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों कि अगले ही पल में वो सब अपनी पलके भी ना चपकाता कि अगले ही पल में वो अपने सिगरेट की एक कश भी ना ले पाता। तब तक
अपोलो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। अभी भी वो समझदार होता है। उसने कहा था उसके सामने मत आना, तो वो थोड़ा साइड पर खड़ा हो जाता है। वेल एनीवे, तो वो उसके बगल में जाकर एक खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे रख के लगाता है। लियोनाइडस पीछे जाते हुए खुद को संभालता कि इसी में किंग लियोनाइडस अपनी किक के दम पर चैन से दिशा को पलटते हुए अपनी वेपन को अपोलो की ओर मोड़ता है। बदकिस्मती से अपोलो नीचे होकर उस वार को भी डॉज कर लेता। पर दोस्तों, ये खतरनाक बॉक्सिंग तो अभी शुरू हुई है। अपोलो उसके करीब जाता, 4-5 पंचेस रख के लगाता, और जब किंग लियोनाइडस अपनी शील्ड से वार करता तो वो पीछे हट जाता। किंग लियोनाइडस अपने स्पेयर चार्जर्स की बारिश कर देता उस पर अपोलो उनके बीच में से गुजरते हुए फौरन से आकर काउंटर पंच मारता है। वो उसकी ओर चक्कर लगा रहा था, उस पर पंचेस पे पंचेस बरसा रहा था। स्पार्टन से ये पल देखा ना चाह रहा था। वो यहाँ पर अपोलो को बुजदिल बनाने लगते हैं कि हमारे किंग ने कहा हमारे सामने मत खड़ा होना, तो तुम डर के मारे वाकई में उसके सामने जा रही नहीं हो। पर गॉड्स भी आगे से मुंह मारते हुए इंसानों को कहते हैं तुम लोगों का दिमाग खराब है, हमें पता है कि स्पार्टन्स कितने पावरफुल होते हैं, हम उनके सामने क्यों ही खड़े हुए। अपोलो पागल नहीं है कि वो अपनी मौत को खुद ही दावत दे। पर गॉड्स के मुंह से ये शब्द को सुनने के बाद अपोलो से रहा ना जाता। अपोलो से ये इंसल्ट बर्दाश्त ना होती कि इंसानों ने ये कहा तो कहा ही सही, लेकिन यहाँ तक गॉड्स का भी ये मानना है कि मैं स्पार्टन का सामना सामने से ही नहीं कर सकता, तो फिर मेरा उसका सामना करने का फायदा ही क्या हुआ। तो वो यहाँ पर अपने थ्रेड को जोर से लहराते हुए दोनों साइड पर एक रेड जोन को खींच देता है। वो यहाँ पर बोल भी देता है कि ये हमारी रिंग, जो इससे बाहर जाएगा वो बेकार माना जाएगा। मतलब कि फाइनली उसने ठान लिया कि वो स्पार्टन का सामना स्पार्टन के तरीके से ही करेगा। पर ये इंसल्ट यहाँ पर लियोनाइडस से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, क्योंकि अपोलो से ये कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी गेम में ही हराऊंगा, मैं तुम्हें वहां पर हराऊंगा जिसमें तुम सबसे ताकतवर माने जाते हो। पर दोस्तों, यहाँ पर अपोलो तो स्पार्टन के खिलाफ खड़ा होने वाला है। उसके सामने से हमें पता चलता है जब स्पार्टन के 300 सोल्जर्स मारे गए थे, उन्होंने बाकी ग्रीस के सोल्जर्स को भी, अपने बाकी स्पार्टन्स को भी मोटिवेट किया था लड़ाई करने के लिए। तो स्पार्टन्स के 10,000 सोल्जर्स ने सामना किया पर्शियन की उस तूफानी बड़ी सेना का, जिसमें 10,000 सैनिकों ने पर्शियन की इतनी बड़ी सेना को मार गिराया। सिर्फ 91 लोग ही उनके अपने मारे गए थे। तब से इस मशहूर फ्रेज ने जन्म लिया, कुछ भी करो मगर कभी भी अपनी जिंदगी में स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना। और ये आज भी जाना जाता है। इसी वजह से किंग लियोनाइडस का दिमाग गुस्से से पागल हो रहा होता है और उसके सोल्जर तो अपने गुस्से से ही पिघलने लगते हैं। ये देखकर गॉड्स की भी फटके चार हो जाती है। वो कहने लगते हैं क्या अपोलो का दिमाग खराब हो गया, क्या उसके कानों ने आज तक इस मशहूर फ्रेज को नहीं सुना कि कुछ भी करो पर स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना यार। दोस्तों, अब ये जिस तरीके से बैटल यहाँ से मोड़ लेने वाला है, आप लोग ये देखकर हैरान रह जाएंगे और हक्का बक्का रह जाएंगे। आप लोग उसे हजम करने की कोशिश करेंगे पर वो आपके कलेजों से उठ उठ के बाहर आने लगेगा। इतनी खतरनाक फाइट आगे होगी। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा और अगली बार मिलूंगा इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अपोलो अपने थ्रेट के दम पर इस एरिना को अब पहले से भी ज्यादा छोटा कर देता है, कुछ ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हारी खिलाफ वर्जी बिल्कुल सामने से करूंगा। ये जानते हुए भी कुछ भी करो, जिंदगी में तुम किसी के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, लेकिन स्पार्टन्स के खिलाफ कभी भी मत खड़ा होना। इस बात को अपने दिमाग में बिठाने के बावजूद भी वो सामने से स्पार्टन्स को चैलेंज कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है। उसने अपने मुंह से ये बात की, सबने सुन भी ली। ये देखकर गॉड्स को चिंता होने लगती है कि एक बंदा कितना ही बेवकूफ हो सकता है। ना कि सबिता, बल्कि अपोलो अपनी जबान से बड़े शब्दों का चुनाव भी कर लेता है जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी उसी बेहतरी वाली चीज में हराऊंगा जिसमें तुम सबसे बेहतर माने जाओगे, वो भी दाएं से नहीं बाएं से नहीं बल्कि
कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, नजर से नजर मिला के तुम्हारी सामने से खिलाफ वर्जी करूंगा। उसने ये बात कह दी, आपने सुन ली, मैंने सुन ली, लेकिन ये बात स्पार्टन्स हजम नहीं कर पाते। वो जैसे कि अपने गुस्से की आग से ही पिघलने लगते हैं। मारा भोसड़ा आग। एरीज चिंता करने लगता है। वो कहता भी है, आखिर वो पागल ऐसा क्यों करना चाहेगा? वो अपने पैर पर खुद क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहता है? तो ज़ूस आगे कहता है, एरीज मैंने सोचा नहीं था कि सारे लोगों में से तुम ही इस बात को बुला डालोगे। अपोलो की असली शक्ति तभी एक्टिवेट होती है जब सिचुएशन उसके खिलाफ हो जाती है। हाँ दोस्तों, चाहे सिचुएशन उसके खिलाफ हो जाए, चाहे दुनिया का हर एक जर्रा जर्रा उसके खिलाफ हो जाए, तभी तो अपोलो का जिस्म उसकी ट्रू पावर अनलीश करने में उसकी मदद करता है। इसके बिना पर वो तब ही पावर को एक्टिवेट कर पाता है, वरना वो नहीं कर सकता। ये उसके कहते ही हम देख पाते हैं उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के वो चमक दमक सी निकल रही होती है, जो कि धीरे धीरे करके एरिना में छाने लगती, जहाँ पर लॉजिक अपने कदमों को ठेक देता है, जहाँ पर कॉमन सेंस जैसी चीज का वजूद मिट जाता है। वहीं से जन्म लेती है अपोलो की असली ट्रू पावर। गॉल को यहाँ पर चिंता होती है कि अपोलो गॉड जो है वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर उन्हें मार्क कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है, जैसे कि वो उसके आगे कोई वैल्यू नहीं रखते। और ये बात तो हमारी सिस्टर गोरोलुल को तो जर्रा भी हजम नहीं होती। तो बुलिंडा थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, यही तो गोरोलुल को खतरनाक बनाती है। अपोलो ने जो करना है कर ले, मैं तो कहती हूँ वो अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगा दे, लेकिन ऐसे करते हुए वो सिर्फ गोरोलुल को गुस्सा ही दिला रहा है। और हम सब सिस्टर्स को ये बात अच्छे से मालूम है कि गोरोलुल का गुस्सा कितना तेज है। ये इसके कहते सारे हम देख पाते हैं गोरोलुल का दिमाग खराब होने लगता है। वो लियोनाइडस से कहती है, मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगी, इस साले को मार गिराओ। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता है, ओ इसमें कोई शक नहीं है, मैंने इस कमीने को मौत की गांठ तो उतारना ही था, पर अब इसे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। क्या कहती हो? मौत से पहले हम इसे अपने आगे घुटने ठिकाएंगे। ये सुनते सारी गोरोलुल के चेहरे पर एक ईवल बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहती है, वाह तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। उनकी इन बातों को यहाँ पर अपोलो महसूस कर पाता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे एक गॉड को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश करोगे? इसी के साथ गोरोलुल यहाँ पर उसे अपनी शील्ड के अंदर से एक बड़ा सा हैमर देती है। देखते देखते दोनों के दोनों अपने मामूली कदमों के साथ एक दूसरे के खिलाफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ही सही, मगर वो बढ़ते हैं। सबसे पहला वार यहाँ पर अपने हैमर से बरसाता है कोई और नहीं बल्कि हम सबका चहेता किंग लियोनाइडस। पूरी एरिना में उसके वार के शॉकवेव्स फैल जाते हैं। उसकी पावर देखकर, उसके हैमर के उस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर यहाँ तक ज़ूस भी उसकी दाद देने पर मजबूर हो जाता। पर क्या ही फायदा, इस छोटी सी एरिना के अंदर भी अपोलो आसानी से डॉज करके उसके काफी करीब आ जाता है, उसके बहुत करीब आ जाता है। यूं ही वो एक खतरनाक किस्म का पंच उसके पेट की गहराइयों में मार देता है। इसी के दम पर वो अपोलो की बनाई हुई एरिना के पार गिरने को ही जा रहा होता है कि वो अपने आप को बस संभाल ही लेता। दोनों के फिस्ट अब जैसे तैसे क्लैश होते हैं। एक बार फिर से दोनों के दोनों खुद ही पीछे जाते हैं। ये देखकर अपोलो हैरानी से कहता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे थ्रेड के बनाए हुए ग्लव्स को भी ओवर पावर्ड कर सकते हो। लियोनाइडस उससे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता। इसके चलते ही वो जैसे तैसे अपने हैमर को लड़ाने लगता कि वो अचानक से मिड एयर में ही रुक जाता, क्योंकि हमें पता चलता है, हमें अपनी आंखों से दिखता है कि कैसे उसे अपोलो ने अपने थ्रेड के अंदर ही झंझोड़ के रख दिया होता है। तब जाकर लियोनाइडस को इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, उसने ये जरूर तब किया होगा जब वो मुझ पर वार करने के लिए मेरे काफी करीब आया। देखते देखते अपोलो उसे अपनी थ्रेड से अपनी ओर खींचते हुए फिर एक जानलेवा वार करके उससे पूरा का पूरा बैंड कर देता है। हाँ दोस्तों, लियोनाइडस बैंड हो जाता है, लेकिन उस एरिना के पार ना गिरता, क्योंकि अपोलो ने कह दिया था जो भी इस रिंग के बाहर गिरेगा वो बेकार होगा। यूं ही अपोलो उसका काम तमाम करने के लिए अपना आखिरी पंच मारने लगता है, जो कि उसे एरिना से बाहर फेंक देगा। केसी में वो रुक जाता। हाँ दोस्तों, वो रुक जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि लियोनाइडस ऑलरेडी अपने होश को खो चुका है। ये बैटल यहाँ पे खत्म हुआ। गोल भी परेशानी जताते हुए कहती, लो हम फिर से हार गए। उसका काम यहाँ पर तमाम हो गया। यहाँ पर सब पैनिक कर रहे होते तो बुनिल्डा अभी भी मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, गोल क्या तुमने कहा कि उसका काम यहाँ पर तमाम हुआ? उसका काम का तमाम हो जाना ये शब्द यहाँ पर स्पार्टन की डिक्शनरी में तो पाया ही नहीं जाता। क्या उसकी वजह कि स्पार्टन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं। क्या उसकी वजह स्पार्टन्स के पास कमरतोड़ ताकत है? नहीं। क्या उसकी वजह स्पार्टन्स की कमरतोड़ ट्रेनिंग है? नहीं। उसकी वजह स्पार्टन्स कभी भी अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते। हाँ, उनकी प्राइड, उनकी गैरत, उनका ये सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ चढ़ गया है कि वो यहाँ तक खुदाओं के आगे भी नहीं झुकते। ये देखकर हैगिस यहाँ पर बोलने लगता है, तैयार हो जाओ खुदाओ, देखो और गौर से देखो, क्योंकि ये हमें बनाता है। ये उसके बोलते हम देख पाते हैं किंग लियोनाइडस को फौरन से होश आती है और वो उसके काफी ज्यादा करीब आते हुए अपने बाड़ी से सर को अपोलो के सर से दे मारता है, जिससे अपोलो इतनी बड़ी डैमेज लेता है कि उसकी भी अक्ल ठिकाने आ जाती। तब हम हैगिस की बात को आगे सुन पाते हैं। यही हमें बनाता है स्पार्टन। और अब वो जैसे तैसे करके अपने जानलेवा वार को बरसाने लगता है। वो कमरतोड़ वार जो कि किसी की भी जान को नोच ले। यहाँ पर अपोलो ने अपने हाथों को उठाया होता है कि भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। स्पार्टन उस पर टूटते हुए कहता है, जो घुटने झुकाएगा यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। इसी के साथ वो पहाड़ से बारी वार यहाँ पर अपोलो के सर पे लग जाता है, जो कि बिल्कुल एक बॉल की तरह टपक खाते हुए अपोलो आसमान की ऊंचाइयों में जाकर दोबारा से जमीन की गहराइयों में समा जाता है। और अब दूर मिट्टी क्लियर होने की देर होती है। हम देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से विटनेस कर पाते हैं, जो कि आज तक कभी भी रैग्नारोक की इतिहास में नहीं हुआ होता। हाँ, हम देख पाते हैं एक गॉड अपने सर को झुकाकर बैठा होता है। तब और फिर तभी यहाँ पर अपनी सिगार की कश लेते हुए वो अपने मुंह से कह देता है, गॉड हो या फिर एंजल, जो भी भला हो, कैसा लगा तुम्हें एक मामूली इंसान के आगे अपने सर को झुकाकर? दोस्तों, उसकी ये बात पूरे के पूरे रैग्नारॉक के गॉड्स के लिए एक सवालिया निशान होता है। दोस्तों, मैं वाकई में अपनी हर वीडियो को काफी प्यार से बनाता हूँ। अपनी हर वीडियो के लिए बेहतर से बेहतर शब्दों का चुनाव करता हूँ, जिसे तुम लोग स्क्रिप्ट भी कह सकते हो। बदले में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ यार, कि जाकर एल्फन लाइट के एपिसोड 1 को भी देख लो यार, देख लो। इससे वाकई में मेरी मेहनत रंग ले आएगी। मैं दोबारा से अपनी प्राइम को हिट करने की कोशिश करूं। जो मैंने खोया मैं उसे दोबारा से वापस पाना चाहता हूं। उसमें मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। इस वीडियो के बाद जाकर एल्फन लाइट को देख लो। तुम लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि तुम लोगों को एक अच्छा कंटेंट दोबारा से देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो यार, कर दो। मैं यहाँ पर सच कहूंगा, मुझे अपनी हर एक वीडियो को बनाने में काफी मजा आता है और मैं इसे प्यार से बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। मैं एक वीडियो पे आराम से उतना ही वक्त लगा देता हूँ जितना कि शायद से कोई दूसरा यूट्यूबर उस पर 2 या 3 वीडियो बनाने में लगा दे, लेकिन मैं उतने में सिर्फ एक वीडियो को बनाता हूँ। हाँ, इतने ही प्यार से मैं हर एक वीडियो पर वक्त लगाता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरी हर एक वीडियो को चेकआउट करें, उन्हें लाइक और कमेंट करें। एल्फन लाइट का लिंक नीचे दिया गया होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलो यार, अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। हेडिस बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर कहने लगता है, आज पहली बार हमने वो देखा जो कि कभी भी नहीं देखा गया। हमने एक गॉड को एक इंसान के आगे झुकते हुए देखा। वो वार इतना पावरफुल था जो कि किसी की भी जान को नोच ले, लेकिन उसने उसकी जान को नोचने के अलावा अपनी प्राइड को चुना। उसने एक गॉड को अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, उसके एक वर्ड नहीं आज तक कभी भी गॉड्स को इतना ज्यादा खोखला नहीं किया होता जितना कि लियोनाइडस के एक वर्ड नहीं कर दिखाया होता है, जो देखकर बाकी फाइटर्स के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहने लगते हैं कि हमने काफी वार देखे हैं, लेकिन आज हमने कुछ
अलग देखा है। जैक द रिपर भी जब उसकी दाद देता है तो उसकी वल्केरी थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए कहती है ये सब उसका अकेले में कमाल नहीं है, बल्कि मेरी सिस्टर गोरोलिन ने भी उसे अपनी पावर लैंड किया है, और जब एक बार उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो पूरी वल्केरी में सबसे ज्यादा गुस्सेनाक मानी जाती है। दोस्तों वक्त गुजरता चला जाता, लेकिन यहाँ पर अपोलो ने अभी तक अपनी पलकें भी नहीं चपकाई होती। क्या वो मारा गया? क्या वो खत्म हो गया? थोड़ी देर में यहाँ पर अपोलो दोबारा से उठने की कोशिश करता है। उसका खून जैसे जैसे जमीन पर टपक रहा होता है तो वैसे वैसे ही हूरों के दिल ही जैसे कि मानो उनके कलेजे से बाहर आने लगे। हम देख पाते हैं उसके खूबसूरत चेहरे का काफी बुरे तरीके से लियोनाइडस ने हाल कर दिया होता है। वो उठ रहा ही होता है पर वो डैमेज यहाँ पर अपोलो की सोच से भी ज्यादा बढ़कर होती है। वो दोबारा से जमीन में ही गिर जाता है। दोस्तों ये उसने पहली डायरेक्ट हिट लिया है यहाँ पर लियोनाइडस से, और सिर्फ उसके एक वार ने ही अपोलो का इतना बुरा हाल कर दिया। ये मैं फिर कहूंगा रैग्नारोक की हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी की एक वार ने इतनी डैमेज नहीं की किसी गॉड को जितनी की अपोलो ने ली है। लियोनाइडस उसे बोलता है शो ऑफ करो मत, वरना तुम सब अपना गंदा चेहरा ही सबको दिखाओगे, वो पैथेटिक सा चेहरा। अपोलो आगे कहता है पैथेटिक? क्या तुमने पैथेटिक के शब्दों का चुनाव किया? तुम यहाँ पर गलत हो। ये बोलते हुए वो खड़े होते हुए कहने लगता है तुम सारे लोगों के बीच में से तुम्हें तो ये सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए था कि मैं जैसे तैसे तुम्हारी खिलाफ वर्जी करा, तुम्हें दबाव में लाने की कोशिश करा, तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें जुटलाने के लिए। तो तुम जान लो इसके लिए मैं अपनी पल पल की ताकत, अपने हर एक जुनून और जज्बे को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सोल के पूरे पैशन के साथ लड़ रहा हूँ, और यही चीज तो दुनिया पे कोई चीज तो मुझे इतना खूबसूरत नहीं बनाती जितना कि मैं अपने पैशन के साथ लड़ने के बाद खूबसूरत दिखता हूँ। तो गॉड्स उससे मॉक करने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या तुमने खूबसूरत बोला? भाई अपना चेहरे का हाल देखो, तो इससे खूबसूरत तो मेरे जाट के बाल दिखते हैं। सारे गॉड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं अब शायद से उसे समझ में आ जाए कि स्पार्टन्स के खिलाफ जाना कैसे होता है। वो इतने अच्छे तरीके से जीत रहा था अपनी पहली टेक्निक से, लेकिन नहीं, उसे खारिश हुई और उसने स्पार्टन्स को सामने से चैलेंज किया। एरिस को ये देखकर ही गुस्सा आने लगता है कि वो लोग उसके दोस्त का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। हर्मीज बोलता है ओह वाह, उसका एक्स जेलस हो रहा है। तो एरिस शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उससे कभी भी डेट नहीं किया, मैं गे नहीं हूँ। पर फिर भी हम अपोलो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख पाते हैं, क्योंकि अपोलो का यही मानना है अपने आप से वाकिफ, अपनी जान से वाकिफ होना, जिसके लिए एक शब्द का चुनाव किया जाता है। उसे कहा जाता है नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानना। ये वर्ड स्पार्टन्स के लैंड में क्राफ्ट किया गया था। आगे चल के इंसान इस वर्ड्स को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि तुम इंसान एक कचरा हो। तुम कचरा के मानक इंसानों को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए है, तो इन जंग और दंगों को खत्म करो। वो अपोलो जो कि एक खतरनाक गॉड माना जाता था, फिलोसफी, पोएट्री, मेडिसिन, आर्चरी, म्यूजिक, प्रोफेसी, ये सब क्वालिटीज अपोलो में पाई जाती थी। अपोलो ने कहा था अगर तुम लोग अपनी हदों को पार करोगे तो तुम लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पर जरूरी सवाल तो ये उठता है क्या अपोलो ने वाकई में कुछ इस तरीके से कहा था? तो इसका जवाब है नहीं। ह्यूमंस ने इसे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जिस वजह से आगे चल के किंग लियोनाइडस उसका दुश्मन बना। पर असल में ये ट्रू हिस्ट्री है ही नहीं। असली कहानी कुछ इस तरीके से है, जब ग्रीस एरा में इंसान और गॉड्स एक दूसरे के काफी करीब होते थे, कुछ इस तरह से, तब एक फाइटोन नामी दरिंदे ने आसपास के विलेजर्स में तबाही मचा दी थी। तो उसे रोकने के लिए एरिस ने अपने चमचों को भेजा था, पर वो डिवाइन सोल्जर्स उसके आगे जरा भी टिक ना पाए। तो एक रोज जब आराम फरमा रहा था तो अचानक से वहां पर अपोलो आ जाना है। वो फाइटन फौरन से उसको देखकर अपनी अगली लुक को छुपाने के लिए अपने आप को क्लॉक से डंक देता है। अपोलो यहाँ पर आके कहने लगता है तुमने एरिस को काफी ज्यादा दिक्कत दिया, जिस वजह
से अपनी जिगरी यार की मदद करने के लिए मैं खुद ही चला आया। जब ये बात एरिस को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है कि उसका दोस्त उससे बताए बिना ही उसकी मदद के लिए खुद ही मैदान में चला गया। अपोलो ने सिर्फ उसे अपने एक ही पंच के दम पर डिफीट कर दिया, लेकिन उसकी जान नहीं ली। अपोलो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मदद करने ही वहाँ पर आया था। क्योंकि अपोलो ने उस फाइटन की जान नहीं ली होती, वो फाइटन हार नहीं मानता। वो कहता है मैं तुमसे दोबारा लड़ना चाहता हूँ। अपोलो उसके बिस्तर में लेटते हुए कहता है हाँ ठीक है, हम अगले दिन लड़ सकते हैं। तो कुछ इसी तरह वो फाइटन रोजाना दिन ब दिन यहाँ पर अपोलो को चैलेंज करता था। अपोलो उसे हर बारी पे हरा देता था, लेकिन मजे की बात तो यह है अपोलो ने कभी भी उसकी जान नहीं ली। उस फाइटन ने अपने आप को हर दिन हराते हुए पाया। एक तूफानी रात में जब वो जमीन पर गिरा होता है, वो फाइटन अभी भी उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए तैयार होता है। फाइटन कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी खिलाफ वर्जी करता रहूंगा, मैं कभी भी, स्पेशली तुम जैसे से तो कभी नहीं हारूंगा। तो अपोलो हिरांगी जताते हुए कहता है मुझ जैसे, एक बात तो बताओ, तुम आखिर मुझे हर दिन क्यों चैलेंज करते हो? उसके ये कहने की देर होती है, फाइटन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे कहता है क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मैं जिधर भी चला जाऊं, जिधर भी बसता हूँ, वहाँ पर एक ही चीज मुझे मिलती है, मुझसे सब नफरत करते हैं। मैं जिधर जाऊं मुझे लोगों की नफरत झेलनी पड़ती है। मैं जिधर जाऊं वहाँ पर मेरा शिकार किया जाता है। मेरी लुक की वजह से मुझे वल्हला से निकाल दिया गया। इंसानी जमीन पर मेरा स्वागत पत्थरों से किया जाता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जाऊं, फर्क तो इससे पड़ता है कि मैं जिधर जाऊं उधर नफरत को झेलता हूँ, क्योंकि मैं एक दरिंदा पैदा हूँ। मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ? मेरी लुक को लेकर मुझसे क्यों नफरत की जाती है? इसलिए सिर्फ इसी की वजह से मैं तुम जैसे से नहीं हार सकता। तुम दुनिया के लिए एक हीरो हो, तुम खूबसूरत हो, लोग तुम पर मरते हैं। तुम जैसा गॉड जो कि इतने टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, मैं कभी भी तुम जैसे से नहीं हारूंगा। अपोलो मुस्कुराते हुए एक अजीब बात कहता है। वो कहता है तुम खूबसूरत हो। फाइटन हाँ? अपोलो दोबारा कहता मैंने कहा कि तुम खूबसूरत हो। फाइटन गुस्सा होते हुए कहता है मुझ जैसा दरिंदा जो कि इतना अगली पैदा हुआ है, वो कैसे खूबसूरत हो सकता है? तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा वजूद ही तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम अपने आप को जानते हो, तुम अपने आप से वाकिफ हो, तुम अपने रग रग के जानते हो और तुम अपनी सोल से, अपने पैशन के साथ लड़ते हो। तो बताओ दुनिया में आखिर इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है? उसकी ये बातें फाइटन के दिल पर छू जाती है। अपोलो उसे बताता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होता था। मुझे आज लोग जिन नामों से पुकारते हैं, जिन नामों से मुझे जानते हैं, एक वक्त में ये सब कुछ मेरे पास नहीं होता था। हमें बताया जाता है अपोलो कभी भी इतना चमचमाता हुआ गॉड होता ही नहीं था। अपोलो एक वक्त में पूरी वल्हला में बिल्कुल एक नॉर्मल गॉड माना जाता था। तो उसका गॉड ऑफ फिलोसफी होना, गॉड ऑफ पोएट्री होना, गॉड ऑफ मेडिसिन होना, गॉड ऑफ आर्चरी, प्रोफेसी, ये सब कुछ इसने अपनी मेहनत के दम पर बाद में हासिल किया। अपोलो कभी भी इन टैलेंट्स के साथ पैदा हुआ ही नहीं था। आज अपोलो की कामयाबी जिस बात की चीख चीख के गवाही देती है, वो उसने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया था। इसी तरह उसने बहुत जल्द अपने 12 ओलंपियन गॉड्स में जगह बना ली थी। अपोलो फाइटन को मजीद एक्सप्लेन करता है हम जैसे लोग जो कि शुरू से ऐसे पैदा नहीं होते, हम अपने रग रग से वाकिफ होते, हम अपनी जान से वाकिफ होते हैं, हम अपने आप पर इतना काम करते हैं जितना कि शायद ही कोई दूसरा करता हो, क्योंकि हम लोग बदलाव से नहीं डरते और यही हमें उनसे ज्यादा बेहतर बनाता है। यही चीज तो हमें उनसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है। फाइटन अंदर से टूट जाता है, वो अपने किए कराए पर पछताने लगता है। वो कहता है अब मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मैंने कितने लोगों का नुकसान किया है। अपोलो जाते जाते एक काफी ह्यूमनली बात करता है कि अगर शाम की धूप पर तुम पैर रखोगे तो वो पलट के वार करेगा,
दोस्तों पता है, अगर कोई दूसरा गॉड होता तो वहां पर कोई बग बग करता और कोई बढ़ चढ़ के बात करता, लेकिन अपोलो एक बिल्कुल मिड लेवल की इंसानी नेचर की बात करता है। अगर तुम स्नेक की दुम पर पाँव रखोगे तो वो पलट के वार करेगा। यहाँ पर अपोलो बोलता है, फिक्र मत करो, इसके बाद से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी उसने लैंड और स्पार्टस में इस बात को जारी किया कि इन फसाद और दंगों को खत्म करो, जो कि आगे चल के इंसानों ने उसे गलत नजर दी। बहरहाल अपोलो ने उस फाइटन को सेटिस्फाई कर दिया होता है, जो सब कुछ एक बच्चा भी देख रहा था। वो जाकर विलेजर्स को बताने लगता है फाइटन की कहानी को, जो कि धीरे धीरे पूरे विलेज में वायरल हो जाती है। तो अपोलो की कहने की वजह से विलेजर्स यहाँ पर उस फाइटन की कहानी में और भी दिलचस्पी लेते हैं और उसे फाइनली वो प्यार देने लगते हैं, जो कि वो फाइटन डिजर्व करता था। तो हाँ यार, इसी तरह फाइटन और उस इंसानों ने मिलकर यहाँ पर अपोलो के स्टैचू बनाए और अपोलो के मंदिर बनाए। उन्होंने ये भी क्राफ्ट किया था, नो थाई सेल्फ, अपनी जान से वाकिफ होना। कहानी प्रेजेंट में आती है, जूस भी इसकी इसी बात से एग्री करते हुए कहता है, अपोलो का ये मानना है अगर तुम अपनी रंग रंग से वाकिफ हो तो तुम तभी अपने आप में बदलाव लाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों इसकी ये मिसाल काफी खूबसूरत है, यह हम इंसानों पर जचती है। अपोलो यहाँ तक लियोनाइडस से भी कहने लगता है, तुम्हारी जबान ही काफी तेज है, लेकिन तुम जिस तरीके से लड़ते हो वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा वो वार काफी जानलेवा और खूबसूरत था। तो वो कहता है, क्यों ना फिर हम अपने जुनून और जज्बे को, अपने पैशन को दांव पे लगाते हैं इस फाइट के लिए। देखते देखते अपोलो यहाँ पर अपने डिवाइन ट्रेजर आर्टेमिस की फुल पावर को अनलीश करता है। तो इसी तरह देखते देखते एक पोर्टल के अंदर से आर्टेमिस स्टैचू निकलता है, जो देखकर एरिस उसकी खूबसूरती की दाद देने लगता है। दोस्तों यही है आर्टेमिस ट्रेजर की फुल पावर, जो देखकर हर्मीस भी कहता है नेशनल ट्रेजर उसने आखिरी बार बैटल ऑफ जाइगेंटोमेकी के अंदर इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो जब भी इसका इस्तेमाल करता है बैटल वहीं पर खत्म हो जाता है। ये उसके कहने की देर होती है। हम देख पाते अपोलो अचानक से अपना एक डेडली वॉर लॉन्च करता है। वो इतनी स्पीड से गुजरता कि वो यहाँ तक पीछे बैठे ऑडियंस में से भी एक गॉड के कान को उड़ा देता है। इसके चलते ही पूरे गॉड्स में और पूरी ऑडियंस में अफरा तफरी मच जाती है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तक हमारे किंग लियोनाइडस को भी हम देख पाते हैं, किंग लियोनाइडस की छाती में सुराख हो चुका होता है। दोस्तों अब जो आने वाली अगली एपिसोड है वो आपको अंदर से खोखला कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अपोलो के इस वार ने लियोनाइडस को किया है। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, तभी तो मैं वापस आ पाऊंगा इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा। तो यार ये बात मुझे आज भी अंदर से सताती है कि ये रैग्नारोक सीजन 3 की लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो जो लोग मेरी नरेशन के दीवाने थे वो तो ऑलरेडी मेरे दरवाजे को खटखटा रहे थे रैग्नारोक की मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए। पर ये जानकर आप सभी को हैरानी हो कि मैं रैग्नारोक की लॉर्ड को खुद भी एक्सप्लोर करना चाहता था, आपके लिए और अपने लिए। तो जब मैंने इस मांगा एक्सप्लेनेशन के सवाल को आप सभी के सामने रखा था, आप में से 90% लोग तो खुशी से झूम उठे थे। तो हाँ यार, इंतजार किस बात का है। इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो। अगर हाइप बटन दिख रहा है तो दबा दो, तभी तो मैं मिल पाऊंगा आप सभी से मांगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे सीजन 3 की लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं यहाँ पर अपोलो अपने आर्टेमिस स्टैचू को समन करता है, जो कि अपने थ्रेट के दम पर अपोलो को एक खतरनाक किस्म की बो और एरो देता है, जिसकी फर्स्ट शॉट ही इतनी ज्यादा गजब की होती है, इतनी ज्यादा कमर तोड़ होती है कि वो अपोलो को तो छोड़ो बल्कि ऑडियंस में बैठे एक गॉड की भी कान को उड़ा देती है। तब और फिर तभी हमारी आंखें तो तब खुलती है, लियोनाइडस की अक्ल तो तब ठिकाने पर आती है, सबके पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब छत उनके सर पर टूट आती है। हम देख पाते हैं लियोनाइडस की छाती में एक सुराख हो गया होता है, यहाँ तक उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ होता। और अब जबकि ये कयामत उसके सामने बरस आई है, वो यहाँ पर सब दर्द से तड़पने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। गोरुल तो कांप उठती है, वो यहाँ पर अपनी ऑफेंसिव पावर को पूरे तरीके से जीरो करके यहाँ पर डिफेंस को 100% पे ले जाती है। वो यहाँ पर लियोनाइडस को बताती है कि अब मैंने तुम्हारी शील्ड को इतनी पावर तो दे दी है,
कि वो इसके आते हुए वार को रोक सकेगी, लेकिन ख्याल से अपोलो आगे कहता है चलो देखते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। ये कहकर अपोलो अपने एक और एरो को बरसाता है, जो चाहे भले लियोनाइडस अपने शील्ड के दम पर तो रोक देता है, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट में इतनी ताकत होती है कि वो लियोनाइडस के सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म को झंझोड़ डालती है। हमें बताया जाता है कि लियोनाइडस के एरो की पावर इतनी ज्यादा बढ़कर है कि स्पीड ऑफ लाइट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, उसका वार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है और पूरी वलहला में दोस्तों पूरी की पूरी वलहला को लगा डालो और समेट डालो, लेकिन कोई भी गॉड उस काबिल नहीं जो कि उसकी एरो को रोक सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि जूस खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है। इसके चलते ही अपोलो अब यहाँ पर लियोनाइडस के ऊपर एरो की बारिश कर देता है। वो स्पीड से खतरनाक एरो कुछ तो उसकी शील्ड पे रखते हैं और कुछ तो उसके वजूद को रखते हैं। वो डैमेज आपस में मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लियोनाइडस जैसे पहाड़ जैसे मजबूत शख्स को भी उसके घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर देते हैं। वो शख्स जिसकी प्राइड इतनी ज्यादा है, वो शख्स जो कि आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में अपने घुटनों पर नहीं बैठा, आज अपोलो के सामना करते दौरान वो खुद को अपने घुटनों पर बैठा हुआ पाता है। हालांकि लियोनाइडस की प्राइड यहाँ पर खत्म होने का नाम तक न लेती। पता है वो अपनी वोल्केनी से क्या कहता है कि मेरे खून का मजा इतना ज्यादा बढ़ के था कि मैंने सोचा अपने घुटनों से बैठकर इसका मजा तो चख लो। गौरल अब थोड़ी सी परेशानी जताते हुए उससे सवाल पूछती है अब क्या करना है। उसके एरो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है। लियोनाइडस जो कि एक प्राइडफुल वॉरियर है, कभी भी किसी चीज से नहीं डरता, कभी भी किसी चीज के डर से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाता। तो वो यहाँ पर उसके सवाल को झुटलाते हुए अपना सवाल पूछता है, गौरव क्या तुमने मुझसे सवाल पूछा कि मैं क्या करूंगा? तो तुम मेरे जवाब को जान लो और इसको मान लो। मैं इसके हर एक बढ़ते हुए एरो को तोड़कर इसके ही मतलब समझ गए ना। तो अपोलो भी उसकी दाद देते हुए कहता है नहीं, मैं सच कहूंगा तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत वाकई में एक अंत लेवल पर है। जरूरी सवाल तो ये उठता है कि तुम कब तक इसे बर्दाश्त करोगे। नहीं, मैं पूछता हूँ कि तुम आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करोगे। पर दोस्तों उसकी इस बात ने एक प्राइडफुल वॉरियर को चुनौती दी है। अब उसके बढ़ते हुए स्पीड ऑफ एरो को जो कि यहाँ तक किसी गॉड को भी नहीं दिखता, यहाँ पर हमारा लियोनाइडस उसके बढ़ते हुए एरो को महसूस कर पाता है और इसी के बाद वो अपने जिस्म में जर्रे जर्रे की ताकत लगाते हुए उसे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसे डिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर ही फेंक देता है, जो कि दुगनी स्पीड से जाकर अपोलो की छाती में सुराख करती है, उसके ट्विन गॉड के अंदर भी सुराख करती है और वो एरिना के अंदर जमा देती है, जो देखकर पूरी एरिना में खामोशी छा जाती है। हाँ दोस्तों, वो खामोशी जो कि इतनी ज्यादा खामोश होती है कि वो किसी के भी दम को तोड़ दे। एक लम्हे के लिए तो अपोलो भी अपने जिस्म को देख रहा होता है कि भाई क्या हुआ। अपोलो दर्द से तड़पते हुए वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों उसकी एरो की पावर इतनी तेज थी ऑलरेडी, लेकिन जब उससे हमारे लियोनाइडस ने अपनी शील्ड से डिफ्लेक्ट किया, वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गए, ज्यादा खतरनाक हो गए, ज्यादा कमर तोड़ बन गए कि वो यहाँ तक सन ऑफ गॉड को दोबारा से जमीन पर गिरने पर मजबूर कर डालती। क्या वो मर गया? मुझे क्या पता, चलो आगे चल के देखते हैं। ज़ूस कहता है कि वल्हला में कोई भी मौजूद नहीं है जो इस एरो को मेरे अलावा अपनी आंखों से देख सकता है। उसने उस एरो को महसूस किया और जो हमने अपनी आंखों से देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट थी। जैसे तुम एक भेड़िया के करीब जाओ, वो अपनी सोच से पहले ही तुम पर हमला कर देता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट, मतलब कि दिमाग से सोचने से पहले ही तुम्हारी बॉडी अपना दिफा करती है। और यहाँ तक लियोनाइडस को ले आई है उसका हर एक बैटल, ब्रेक बाय ब्रेक, जो बैटल्स भी उसने अपनी जिंदगी में लड़े हैं। जब उसका जिस्म खतरे को महसूस करता है तो वो उसकी सोचने की कुव्वत से पहले ही अटैक कर देता है। दोस्तों ये असल लाइफ में भी पॉसिबल है। दोस्तों जहाँ पर हमें लगा कि अपोलो का काम शायद से तमाम हो चुका है, वो दोबारा से उठता है दर्द से तड़पते हुए। लियोनाइडस आगे उसे देखकर कहता है तुमने तो ऐसे मुझसे सवाल पूछा था कि मैं क्या करूंगा, जैसे कि तुम ऑलरेडी उस दौरान मुझे मार चुके हो, तो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ तुम क्या करोगे। नहीं, मैं पूछता हूँ तुम क्या करोगे।
ये बात तुम जान लो और मान लो और उसे अपने दिमाग के अंदर बिठा दो। मेरा नाम है किंग लियोनाइडस। मैं एक प्राइडफुल वॉरियर हूँ। मैं स्पार्टन हूँ। उसका ये जुनून और जज्बा, उसके ये बढ़ते हुए शोले, उसका ये पैशन उसे वाकई में काफी खूबसूरत बनाता है। और ये चीज यहाँ पर अपोलो नोटिस करता है। उसने कसम उठाई थी कि चलो मिलकर अपने अपने पैशन को कुर्बान करते हैं इस मैच के लिए। तो लियोनाइडस तो काफी अच्छे से कर रहा है। तो जरूरी सवाल तो ये उठता है, क्या अपोलो भी ये कर रहा है? अपोलो की भी प्राइड किसी से कम नहीं होती, तो वो भी अपने कदमों को जमाने रखता है। उसका शरीर जो कि शायद से हार मान चुका होता है, पर उसका दिमाग ने, उसकी विल पावर नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हाँ यार, तुम तो वाकई में दिमाग से पैदल हो, पर यही तो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और यही तो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। उसकी बात में दम होता है। तो लियोनाइडस कहता है, तुम्हें पता है तुम भी एक मर्द की तरह लड़ रहे हो। दोस्तों, आपने फिर से एक पैटर्न को नोटिस किया। जब ये बैटल शुरू हो रहा था, दोनों के दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। अपोलो उससे गदगिरी का ढेर बोलता था और हमारा लियोनाइडस जो था उससे एक जानी दुश्मन समझता था। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। एक असली मर्द बातों से नहीं एक दूसरे को समझते, बल्कि अपनी ताकत के दम पर समझते हैं। तो एक दूसरे के मुंह को तोड़ने के बाद थोड़ी देर में दोनों को रियलाइज हुआ कि ये बंदा तो यार इतना भी बुरा नहीं है। वैसे मैंने इसके मुंह को तोड़ दिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। इस बैटल को खत्म होना ही पड़ेगा। जूस लियोनाइडस की हालत देखकर कहता है, लियोनाइडस के जिस्म में काफी ज्यादा सुराख हो चुके हैं। अब वो ज्यादा देर इस बैटल को नहीं लड़ पाएगा। जहां पर दूसरी तरफ अपोलो भी अपनी लिमिट पर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये बैटल अपने अंत को मिलने वाला है। तो इसी वजह से अपोलो उससे सवाल पूछता है, तुम मेरे खिलाफ अब क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम बदला चाहते हो? क्या तुम अभी भी बदला चाहते हो, या फिर तुम इंसानियत की खातिर लड़ रहे हो? लियोनाइडस, जो कि अब अपोलो को समझ चुका होता है कि वो कितना महान गॉड है, वो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ अब अपनी जात के लिए लड़ रहा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अब लड़ने का वक्त है, लड़ने का समय है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूँ। इंसानियत इस बात के फैसले को अपने हाथों में नहीं थमा सकती कि वो कब पैदा हुए, पर हाँ, वो इतना तो खुद पर काबू कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जिए और किस तरीके से अपने अंत को जा मिले। तो जिन ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं वो हमारे दिल की गहराइयों से होते हैं। इसी वजह से मैं दुनिया के सबसे सेल्फिश बंदों को जमा किया, उन्हें एक नया रंग दिया, तो आखिर में खुद को स्पार्टन्स पाया। ये मेरे सोल्जर्स है, ये मेरे स्पार्टन्स है, ये मैं हूँ। अपोलो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, ये काफी खूबसूरत है। दोनों फाइटर्स के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत यहाँ पर खत्म हो गई होती है और अब दोनों लड़ रहे हैं प्योर जॉय के लिए, क्योंकि लड़ने का टाइम है। तो किंग लियोनाइडस के बंदे पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, सर, हम हैं आपकी शील्ड, सर, हम हैं आपके वजूद, सर, हम हैं आपके कवच, सर, हम हैं आपकी स्वॉर्ड। वो ये काफी जुनून और जज्बे से कह रहे होते हैं। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुम लोग ही वो पागल लोग हो। ठीक है, फिर मुझे देखो इस बैटल को लड़ते हुए। तो इसी के साथ यहाँ पर गुरुल और लियोनाइडस एक बार फिर से अंत तक मर्ज करते हैं और इनकी शील्ड यहाँ पर पूरे तरीके से रॉ में बदल जाती है। ब्रुनिल्डा बताती है कि ये स्पार्टन्स की कोर प्रिंसिपल्स है, जो कि जाने जाते थे अपने फाइलेंस के दम पर। इसका मतलब है कि वो अपनी शील्ड्स को आगे करके एक चट्टान माने पहाड़ के मानक बन जाया करते थे और अपनी ताकत के दम पर, अपनी शील्ड के दम पर वो अपने दुश्मन के अंदर जाकर बजते थे। यही स्पार्टन्स की प्रिंसिपल है, यही स्पार्टन की बेसिक है। ब्रुनिल्डा की एक्सप्लेन करते सारी हम लियोनाइडस के उन बढ़ते हुए शोलों को महसूस कर पाते हैं। ब्रुनिल्डा की एक्सप्लेन करते सारे हम लियोनाइडस के सीने के अंदर, उसके दिमाग के अंदर वो दसे हुए शोलों को बाहर तक महसूस कर पाते हैं, जो उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के बाहर निकल रही होती है। उसकी खूबसूरती के बावजूद भी जानलेवा ताकत को देखकर यहाँ पर अपोलो आर्टेमिस के हाथों को ही बो में बदल देता है
और आर्टेमिस खुद उस बो के दम पर सीधा उसके अंदर जाकर बजेगा। मतलब कि उसका आर्टेमिस का जो स्टैचू है वो बो मानी जाती है, और जो इसका एरो है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपोलो ही है। उस दौरान अपोलो यहाँ पर लियोनाइडस का शुक्रिया कहता है। इस बैटल ने वाकई में एक बार फिर से मुझ में मेरी औकात याद दिलवा दी। इसने मुझ में अपनी सोल को अंदर से घोटने की ताकत दी। इसने मेरे पैशन के शोलों के अंदर पेट्रोल के छिड़कने का काम किया। इसी की वजह से मैं और भी अब खूबसूरत बन चुका हूँ। हमें बताया जाता है कि अपोलो की कहानी इससे थोड़ी ज्यादा गहराइयों में है। बैटल ऑफ जाइगेंटोमेकी के दौरान जो वॉल ना टूटने का नाम ले रही थी, उसे अपोलो ने खुद एरो बनकर गिरा दिया था। उस वॉल का नाम था वॉल ऑफ एगरोस। दोस्तों, एरिना में मौजूद हर एक शख्स इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है कि ये इनका फाइनल वार होने वाला है। तो इसी तरह स्पार्टन अपनी शील्ड के साथ, अपोलो खुद ही एरो के मानद एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट पार्टी को चेयर कर रहा होता है। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठता है इन पर। दोस्तों, मैं तो अपनी उम्मीदों को लगा बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आप भी अपनी उम्मीदों को लगा बैठो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जल्द ही दोनों के वॉर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और क्लैश करते हैं। यहाँ पर अपोलो का एरो पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। अपोलो के हाथ से खून बहने लगता है। पर दोस्तों, हमें पता चलता है वो सब अपोलो के हाथ का खून नहीं होता, बल्कि उसने उसकी शील्ड के अंदर से अपने हाथ को पेनिट्रेट करते हुए सीधा उसके जिस्म के अंदर घोंप दिया होता है, जिसे यहाँ तो उसकी वल्कैरी भी पीछे धकेली जाती है, उससे अलहदा हो जाती है। वो कहती है कि लियो उसके भी काम को तमाम कर दो। तो लियो अपनी आखिरी सांसों में सीधा अपोलो के मुंह पे अपने वार को, अपने पंच को बरसाता है। वो पंच अपोलो के मुंह पे भी लग जाता है। पर अफसोस, यहाँ पर लियोनाइडस अपनी लिमिट में होता है। उसने इतनी बड़ी डैमेज ली थी कि वो अपने पंच में ज्यादा ताकत जनरेट कर ही नहीं पाया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अपोलो ने उसकी कोर के अंदर स्ट्रक कर दिया होता है। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता, हाँ, तू मेरे तक पहुंच ही गया, पर एक बात तो है, तुम्हारा ये गरूर से बड़ा हुआ चेहरा मुझे अभी भी गुस्सा चढ़ाता है। इसी के साथ लियोनाइडस अपने अंत से मिलने जा रहा है। वो कमर जिसके स्पार्टन दीवाने थे, आज वो अपनी आंखों से इस कमर को टूटता हुआ देख रहे होते हैं। पर अपोलो अभी भी एक प्राइडफुल वॉरियर होता है। वो अपने लोगों से कहता है, अपनी आंखें बंद मत करना और मुझे देखते जाओ। उसके लोग आंसू को बहाते हुए कहते हैं, सर, हम जब से आपसे मिले आप हमारे किंग खिलाए हो। आप शुरू से लेके आज तक, हत्ता कि अपनी मौत तक भी काफी कूलेस्ट हो। यह जानकर लियोनाइडस की जान में जान आती है। वो अपने आखिरी अल्फाजों में कहता है कि स्पार्टन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। और जब आज वो जमीन के साथ मिलने जा रहा होता है, अपोलो फौरन से जाकर उसे गले लगाता है, क्योंकि ये उसकी प्राइड के खिलाफ है। अगर वो जमीन पर बच जाए, एक तरीके से अपोलो यहाँ पर उसके ऑनर को डिफेंड कर रहा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। दोनों के दोनों जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपोलो कहता है कि तुम लोगों से खूबसूरत मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं पाया। तुम दोनों का पैशन लाजवाब है। इसी तरह उसका वजूद रेजा रेजा होकर खत्म हो जाता। यहाँ पर हेमडाल अनाउंसमेंट करता है कि रैग्नारोक का ये वाला बैटल अपने अंत को मिलता है, और अब हूरे यहाँ पर अपोलो के ऊपर फूल बरसाने लगती है। जहाँ पर उसके जिस्म में जर्रा भी ताकत नहीं होती, वो आज अभी भी पहले से ज्यादा चमक रहा होता है। ये देखकर ज़ूस कहता है कि अगर आज तुमने कभी किसी को चमकता हुआ देखा है तो वो अपोलो को देख लो। क्या ही बंदा है। और यहाँ तक सच कहूँ, मुझे उससे इतनी ही उम्मीद थी। लड़कियां चिल्लाने लगती है कि आपके जख्मों को ट्रीट करना ना भूलेगा, वरना ये निशान छोड़ जाएंगे। तो अपोलो कहता है, सच कहूँ तो अगर ये निशान छोड़ जाए तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये निशान मुझे हमेशा लियोनाइडस की याद दिलवाएंगे। ये बोलते हुए वो अपने दिल ही दिल में कहता, हाँ, ये मुझे हमेशा से तुम दोनों की याद दिलवाएंगे। दोस्तों, उधर ही हम फाइतंग को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है। उसने ये बैटल को अपनी आंखों से नहीं देखा था कि कौन जीतेगा, क्योंकि वो अपने अपोलो को जख्मी होता हुआ नहीं देख सकता होता। इसी में अपोलो अपनी गोल्डली एंटर से गुजर के यहाँ पर जैसे आता है, तो फाइतंग की जान में जान आती है। अपोलो उससे पूछता है कि तुम मैदान में आकर क्यों नहीं देख रहे थे। फाइतंग जवाब में कहता है कि सर, मुझे पता था आप ही जीतोगे, तो मैं ऐसी चीज क्यों ही देखूं जिसके बारे में मुझे पता है। फाइटोन उससे कहता है कि आपके चेहरे पर काफी घाव है। अपोलो आगे भी यही कहता है, यह सबसे खूबसूरत है। आगे से अपोलो का यही कहना होता है
कि मुझे इन गांव पर फख्र है, मुझे इन पर प्राउड है। ये इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि मेरे इंसानियत के नेशन के सबसे पावरफुल किंग से लड़ा। अपोलो अपने होश को खो देता तो यहाँ पर फाइटर उसे अपनी पीठ पर बिठा के फौरन से हॉस्पिटल ले जाने लगता, ये कहते हुए कि आप सबसे कूलेस्ट हो और सबसे खूबसूरत हो। दोस्तों ये फाइटन जब भी अपोलो को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसी अपोलो ने फाइटन की जिंदगी को बचाया था। स्पार्टन्स की आंखों में चाहे भली आंसू होते हैं, लेकिन उनकी कमर और गर्दनें गम के मारे, दुख के मारे अभी भी झुकी नहीं होती। वो कहते हैं स्टैंड और स्टैंड प्राउड, अपनी गर्दनों को उठाए रखो, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हैं, हम स्पार्टन्स हैं। यहाँ पर गोल और बुनिल्डा की भी आंखों में आंसू होते हैं। बुनिल्डा यहाँ से चली जाती है, साथ ही टाइजरो की वल्केरी की भी आंखों में आंसू होते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर मारी गई। साथ ही टाइजरो भी कहने लगता है कि तुमने सुना नहीं, उसने कहा अपनी गर्दनों को उठाई रखो। उसने यहाँ पर खुद ही सूरज का सामना किया, जहाँ पर लोग सूरज की तेज रोशनी को देखकर अपनी नजरें झुका देते हैं। उसने खुला खुला उसका सामना किया। यहाँ पर सारे फाइटर्स उसे रिस्पेक्ट शो करने के अलावा कुछ भी ना कर पाते। यहाँ तक तो सोजी ओकिटा, जो कि इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है, हाँ दोस्तों, काइजिरो सासाकी से भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन, वो यहाँ तक लियोनाइडस से जेलस हो रहा होता है। वो खुद भी कहता है कितना कमाल का आदमी था कि मैं अपने आप को जेलस फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि वो बिल्कुल एक वॉरियर की तरह मरा, एक प्राउडफुल वॉरियर की तरह, जबकि मेरी जिंदगी में मेरी मौत वैसे नहीं हुई थी जैसे कि मुझे मरना चाहिए था। तो आगे से मियामोटो मुसाशी कहते हैं बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। दूसरी तरफ इस हार की वजह से हम बुनिल्डा को पैनिक करता हुआ देख पाते हैं। वो सोच रही होती है कि अगला फाइटर कौन लड़ेगा, कौन होगा जो गॉड का सामना करेगा, क्योंकि अगली बार उन्हें हर हालत में जीतना होगा, वरना गॉड और इंसानियत के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कि इसी समय बुनिल्डा यहाँ पर अपने सामने सोजी ओकिटा को पाती है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन। वो कहता है कि अगली बार मैं खुदाओं का सामना करूंगा, मैं जो कि आज तक कभी जिंदगी में हारा नहीं, मैं जो कि हारते हुए बैटल को जीत में बदलने का दम रखता हूँ, मैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को ले रहा हूँ तो यहाँ तक गॉड्स भी कट जाए। तो बुनिल्डा एग्री करते हुए कहती है अगर ये बात है देन सो बी इट, तुम ही अगले फाइटर होगे, तुम ही अगले रिप्रेजेंटेटर होगे और हमारे चैंपियन होगे। ओदन जब हॉलवे से गुजर रही होता है तो वो अपने सामने बुद्धा को शार्लक होम्स के कपड़ों में पाता, जो कि अपना डिटेक्टिव वर्क करते हुए कहता है कि मैंने कल्प्रेट को पकड़ लिया। ओदन उसे हटाकर आगे बढ़ने लगता है तो पीछे से बुद्धा फिर से कहता है ओह मुझे सब कुछ पता है जो तुम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम बता सकते हो कि सीगफ्रीड और तुम्हारा किस बात का पाला चल रहा है? फिक्र मत करो, किन जो है वो मेरे लिए बाकी सबूतों को इकट्ठा कर ही लेगा, पर तुमने उसे टार्टरस के अंदर बंद कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है कि यहाँ तक उससे इतनी गंदी सजा सुनाई जाए, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। माना उसने तुम्हारी सोर्ड को चुरा कर तुम्हारे पालतू ड्रैगन को मारा, पर ये कहानी नहीं है, कुछ गहरी कहानी है जो कि तुम अभी भी छुपा कर बैठे हुए हो, क्योंकि मुझे पता है जिसने भी आज तक तुम्हें गुस्सा चढ़ाया है वो तुम्हारे हाथ से मारा गया। तुमने आज तक कभी भी किसी को कैद करके नहीं रखा। तो सीगफ्रीड को ही तुम इतनी खास वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? सीगफ्रीड बुनिल्डा का लवर है, तो बुनिल्डा ने उसको बचाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए रैग्नारोक की शुरुआत की, क्योंकि मेरी आंखें सब कुछ देखती है। मैं इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब हूँ। दोस्तों चूंकि वो वाकई में इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब होता है तो ओदन कहता है कि अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो जैसे तैसे अपनी डार्कनेस से उभरते हुए अपने डिवाइन ट्रेजर को बाहर निकालता है और उससे वार करता है। उसके आते हुए और बहते हुए वार को बुद्धा पहले ही महसूस करके पीछे हटता। बुद्धा शार्लक होम्स की आइडेंटिटी गिराते हुए कहता है देखा मैंने सही सोचा, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसे मार गिराते हो। बुद्धा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे वार्न करता है कि मेरी आंखें तुम्हारे हर एक वार को देख सकती है। तो ओदन जैसे तैसे करके अपना अगला डिवाइन पनिशमेंट को बरसाने लगता कि इससे पहले बेल्ज़ेबुब बीच में आते हुए उसे वहीं पर रोक डालता है। बेल्ज़ेबुब कहता है बुद्धा ने जो कहा वो तो कह दिया,
काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं सोचता हूँ तुम मेरे बैटल लड़ने से पहले मेरे पास आए थे और कहा था कि मेरे एम्बिशंस के बीच में मत पड़ो। बेल्ज़ेबुब बताता है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है, या फिर तुम आके द बिगनिंग ऑफ कॉस्मोस को शुरू करना चाहते हो, या फिर तुम दूसरे प्राइमेडल गॉड को दोबारा से जिंदा करना चाहते हो। ये पहेली यहाँ पर सॉल्व होती है और बुद्धा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ओदर अपने शोलों से भड़कने लगता है जैसे कि मानो वो अब मजबूर है इन दोनों को यहाँ पर मार गिराना चाहता हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला सीजन अपने एंड को हिट करता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर तुम लोगों ने यहाँ तक मेरे को देखा। वाकई में मैं तुम लोगों पे काफी ज्यादा प्राउड करता हूँ और अपने आप पर भी कि मैं इस एब्सोल्यूट सिनेमा के सीजन 3 को कंप्लीट कर पाया। अब मैं मांगा की नरेशन में अपने कदमों को जमाऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम इसके बाद से जाना चाहते हैं तो तुम लोगों से भी मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, तभी तो मैं वापस आ पाऊंगा मांगा के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।